वेलकम डियर स्टूडेंट्स। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने छोटे छोटे लेक्चर्स की मदद से कंप्लीट किया। सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में क्लियर किया और आज हम लेकर आए हैं इसके कुछ एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज की बिहाफ पे हम ये जज कर पाएंगे कि आपने कितना इसको अच्छे से समझा है। हालांकि मैं 30 एमसीक्यूज ही डिस्कस करूंगा आपके साथ, रिमेनिंग जितने भी एमसीक्यूज ऐसे बनने वाले क्वेश्चंस हैं आपको खुद से करने हैं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे सर हमें सारे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। बहुत जल्द आपको डिटेल में वो सारे इसके नोट्स और एमसीक्यू जो एक्स्ट्रा वाले होने वाले हैं और एनटीएससी प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फॉर दैट यू नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर रहे हैं एंड आई एम होपिंग कि ऑल सच थिंग्स यू विल कीप इन माइंड तब तक जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, हालांकि नॉलेज तो है, कभी भी लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली है, तो आपको याद रखना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर यह बताया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप केम विथ। कुछ रेवोल्यूशंस हुई थी और इन रेवोल्यूशंस के बिहाफ पे हमें यह बताना है कि कौन सी वो रेवोल्यूशन थी जिसने पहली बार क्लियर यूरोप के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को दिमाग में रखते हुए एक तरीके से नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो स्प्रेड किया। ठीक है, तो बताना है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन तो कतई नहीं होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन आंसर हो सकता है इसका, रशियन रेवोल्यूशन भी नहीं होगा, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो ब्रिटेन में हुई थी। तो हम जानते हैं ना, चैप्टर की शुरुआत में हमने जो सबसे पहली बार जो चीज़ पढ़ी थी दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पहली बार जो हमें यहाँ पर डिनोट किया गया है, बताया गया है, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो पहला क्या आंसर सही होगा हमारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन, नेशनलिज्म बॉड अबाउट इन यूरोप द इमरजेंस ऑफ। जो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स हैं उसने यूरोप में क्या चीज वो लेकर आए। ठीक है, कौन से थॉट को वो लेकर आए, तो क्या वो नेशन स्टेट था, क्या वो मॉडर्न स्टेट था, या मल्टीनेशनल डायनेस्टी स्टेट्स था, या अलायंसेस के बारे में था। तो ऑफ कोर्स यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है नेशन स्टेट के बारे में। याद करो फ्रेडरिक सोरो के उस प्रिंट के बारे में जिसमें उसने एक्चुअली नेशन स्टेट का जो थ्योरी था या आइडियोलॉजी था वो दिया था कि हर एक नेशन अब नेशन स्टेट बनने के लिए लगे हुए हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए भाई, जो फ्रेडरिक सोरो है जिन्होंने वो प्रिंट बनाया था, 4 प्रिंट की सीरीज बनाई थी इन द ईयर 1848, उन्होंने क्या ड्रीम विजुअलाइज किया था इन प्रिंट्स के बिहाफ पे। सो लेट्स सी द ऑप्शन नंबर ए, द वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ऑप्शन बी, अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ वन नेशन वन वर्ल्ड। ऑप्शन सी, अ वर्ल्ड विथ वन एब्सोल्यूट रूलर, एंड डी, अ वर्ल्ड फॉलोइंग वन रिलीजन एंड वन लैंग्वेज। तो ऑफ कोर्स राइट आंसर आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से है ए। क्यों? क्योंकि उस प्रिंट का नाम ही उसने क्या रखा था, अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट या सोशल रिपब्लिक्स, यही तो रखा था उसने उस प्रिंट का नाम। तो हमने क्या विजुअलाइज किया, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे हर जगह डेमोक्रेसीज हैं, जहां पे हर जगह सोशल रिपब्लिक्स हैं। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कहता है कि द आइडियाज ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वर एक्सप्रेस्ड बाय द फ्रेंच एज। जब फ्रांस के अंदर जो कम्युनिटी थी जो इक्वल राइट इंजॉय करती थी, तो आपको याद है ना जो आइडिया था इस तरह का, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे फ्रांस के अंदर। उन्होंने कई सारी चीज़ों को अडॉप्ट और कई सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगाया था। तो यहाँ पर क्या लापात्री था वो, या ले सिटोयन था, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। कौन सा वो इसमें से ऑप्शन है जो कि सही होगा? क्या वो लापात्री था, ले सिटोयन था, या दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आप जानते हो इसका आंसर होगा सी, ले सिटोयन एंड लापात्रे। फादरलैंड एंड सिटीजन, ये इनका बेसिक सा कंसेप्ट है। ये तो हो गया आपका फादरलैंड एंड ये हो गया आपका सिटीजन। तो ये दोनों कंसेप्ट इसमें हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक्सप्रेस किया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, द सिविल कोड ऑफ 1804, जो नेपोलियनिक कोड भी कहलाता है, ये एस्टेब्लिश किया गया था किस बिहाफ पे? मतलब इसका क्या सेंस था? इट वॉज फॉर इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, या फिर सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, या ऑल ऑफ द अबव?
जब ये सिविल कोड 1804 में आया तो इसमें क्या चीज कंसिस्ट थी? क्या इक्वालिटी बिफोर द लॉ था, या सिक्योरिटी दी गई थी, राइट आपको सिक्योर किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, या फिर जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे उस टाइम पर उनको अबॉलिश कर दिया गया था, या ये तीनों ही थे? तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो हुई थी वहां पे, याद था ना? चलो अच्छी बात है, आगे देखिए भैया। सो क्वेश्चन 6 देखते हैं अब। What kind of political and constitutional changes was brought by the French Revolution? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस आए थे वो क्या थे? फ्रांस के अंदर ये जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में जो चेंजेस आए थे वो क्या थे? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की सॉरी, वो क्या एंड हो गया था उसका? क्या फ्रेंच सिटीजन्स के पास में पावर ट्रांसफर कर दी गई थी? या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और अपनी डेस्टिनी को शेप देने का जो वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम कर रहा था, क्या ऐसा हुआ था? या ये सारी चीजें क्या हुआ था रेवोल्यूशन के बाद? क्या पॉलिटिकल चेंजेस थे? बिल्कुल मोनार्की एंड हुई थी। बिल्कुल ये भी बात सही है कि पावर जो थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी फ्रेंच सिटीजन्स के पास में। साथ ही साथ लोगों ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नेशन को एक तरीके से शेप दिया और खुद की डेस्टिनी को भी शेप दिया। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव। ओके, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम वन काइंड ऑफ रिवॉल्ट दैट स्टार्टेड इन यूरोप इन 1848। अच्छा भैया, ये बहुत समझने वाली बात है कि 1848 में कई सारी रिवॉल्ट हुई थी। मैंने 3 रिवॉल्ट आपको बताई थी लेक्चर के अंदर। तो इसने बोला कि किसी एक रिवॉल्ट का नाम दे दो जो 1848 में हुई। तो वैसे तो आपको तीनों ही पता होनी चाहिए किस किस टाइम पर कौन कौन सी हुई। चलो, लेकिन बाय ऑप्शंस वी विल सी। यहां पर जर्मनी के साथ में लिंग्विस्टिक रिवॉल्ट हुई थी क्या? लैंग्वेज को लेकर के रिवॉल्ट हुई था ना भैया, कतई ना हुई ऐसा। तो आर्टिशियंस थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, इन सभी ने मिलकर के ये जो हार्डशिप थी इकोनॉमी के अंदर उसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट की थी। याद करो, मिडिल क्लास ने जो रिवॉल्ट की थी ये उसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये सारे किसके पार्ट हैं? मिडिल क्लास के तो हैं। तो राइट आंसर तो भैया हमें मिल गया है बी, बट फिर भी दूसरे जो पार्ट है उनको भी देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड में मोनार्क के अगेंस्ट में रिवॉल्ट होना और ग्रीस के अंदर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल होना। ग्रीस में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल 1821 में हुआ था, 48 में नहीं हुआ था। और अगर मैं बात करूं फ्री कब हुए थे, कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जो ट्रीटी हुआ था 32 में हुआ था, 1832 में। तो ये वाले सारे ऑप्शंस तो गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे लिए? बी। ओके, चलिए भैया आ जाइए 8th क्वेश्चन पे। सोशल एंड पॉलिटिकल डोमिनेंट क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी कौन सी थी? ऐसी कोई क्लास बताओ जो कि डोमिनेट थी मिड 18th सेंचुरी में, मतलब 1750 के आसपास की बात कर रहा है। उस टाइम पर कौन सी क्लास ज्यादा डोमिनेटेड थी? क्या वो नोबिलिटी थी, या लैंड एरिस्टोक्रेसी थी, या चर्च थे, या एब्सोल्यूट मोनार्की थी? वैसे तो देखा जाए तो भैया ये सारे ही थे, लेकिन इन सब में सबसे प्रायर जो थे वो थे नोबिलिटीज, जिनके पास में पैसा था, जिनके पास में लैंड्स थी, जो लोगों को एज अ स्लेव रखते थे, जॉब्स पर रखते थे, उनका भैया बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो नोबिलिटी विल बी द राइट आंसर। होपफुली आपने भी यही बोला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं अपन और देखते हैं 9 क्या कहता है। द रिफ्यूजल और डिनायल ऑफ यूनिवर्सल सैफ्रेज इन यूरोप लेड टू। जब लोगों को वोट डालने से रोका गया तो उसका बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ा? क्या वहां रेवोल्यूशनरीज क्रिएट हो गए? द डिनाइल ऑफ यूनिवर्सल सैफ्रेज इन यूरोप लेड टू, क्या चीजें हुई? रेवोल्यूशन हुआ, या जो विमेन थे और जो नॉन प्रॉपराइटेड मैन थे, मतलब जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं थी, नॉन प्रॉपर्टीड मैन और विमेन, क्या इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, अपोजिशन किया, मूवमेंट किया? और क्या ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल राइट दे दिए गए, डिमांड की गई थी, या फिर मोनार्की वापस आ गई थी? तो क्या हुआ था इन सभी के अंदर? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये चीज तो तुम्हें वैसे ही पता होनी चाहिए। ऑप्शन जो दूसरे गलत है ना उनको चूज करो, राइट आंसर आ जाएगा। भैया देखो, मोनार्की रिटर्न तो नहीं हुई थी, ये बात तुम जानते हो। राइट, पॉलिटिकल राइट के लिए आप डिमांड कर लो, इक्वल राइट के लिए डिमांड कर लो, नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि विमेन को तो बहुत बाद में जाकर के राइट मिले थे। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि इन्होंने मूवमेंट किए थे 19th एंड 20th सेंचुरी के अर्लियर में, पूरे 19th सेंचुरी के दौरान इक्वल राइट्स की डिमांड के लिए। मिले नहीं थे। किस किस ने किया? जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्होंने, और विमेन ने। ठीक है, तो इन्होंने मूवमेंट किया था, ऑफ कोर्स। तो यही सारी चीजें हुई। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा जी? बी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर।
इन पॉलिटिक्स लिबरलिज्म किस चीज को एम्फेसाइज करता है, लिबरलिज्म होता क्या है? तो चलिए, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। क्या ये बात सही है? लिबरलिज्म का मतलब यही होता है? बिल्कुल, ये तो होता ही होता है। दूसरा, क्या ये होता है इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी? क्या ये बात है? बिल्कुल है, ये भी सही है। राइट टू वोट होता होगा, राइट टू वोट हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल राइट टू वोट, लेकिन सबके लिए नहीं, लिबरलिज्म के लिए नहीं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म होता है वो, जिसमें सबको राइट टू वोट मिलता है। ठीक है, चलो ये बात भी सही है, मान लेते हैं इसको भी। और डी की बात करें तो ए एंड बी। अब सोचने वाली बात है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। अब समझो, पॉलिटिकली लिबरलाइजेशन क्या है? सैफ्रेज वाला मैंने आपको बताया था कि सैफ्रेज होता है उसमें, तो इसमें और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा सही आंसर। सही आंसर मेरे हिसाब से तो राइट टू वोट वाला ही हो सकता है। तो आप इसको क्या कहें, आंसर हमारे हिसाब से जो सही होगा वो होगा राइट टू वोट, क्योंकि इसने पॉलिटिकल बोल दिया ना। पहले मैंने इसको ढंग से नहीं पढ़ा, लेकिन ये पॉलिटिकल है इसका राइट आंसर। ओके, सो पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब राइट टू वोट, तो राइट आंसर हमारे लिए क्या है? सी। ओके, दिमाग में रखें। आ जाइए भैया 11th क्वेश्चन पे। द फ्रेडरिच लिस्ट, अ जर्मन फिलोसोफर ऑफ इकोनॉमी, होप टू अचीव टू पॉलिटिकल एंड्स थ्रू द इकोनॉमिकल मेजर्स। देवर, जो फ्रेडरिक लिस्ट थे उसने, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर है इकोनॉमिक्स के, उन्होंने दो पॉलिटिकल एंड्स को अचीव करने की सोची में अलग अलग मेजरमेंट्स में। वो क्या थे? कि इंक्रीज इन पावर इन यूरोप, क्या ये बात थी? या बाइंडिंग जर्मन इकोनॉमिकल इनटू अ नेशन, ये था? या दोनों थे? या फिर एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट करना जिससे कि लोग अवेकिंग नेशनल सेंटिमेंट्स थ्रू अ फ्री इकोनॉमिक सिस्टम, कि फ्री इकोनॉमिक सिस्टम जब हम अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल हैव सम सेंटिमेंट्स टुवर्ड द नेशन। तो नेशन के लिए सेंटिमेंट्स को ग्रो करना थ्रू द इकोनॉमिक, फ्री इकोनॉमिक सिस्टम, क्या इनका ये सेंस था? इसके अंदर से राइट आंसर क्या होगा? सोचने वाली बात है। पहले तो ये समझो, उसने दो एस्पेक्ट पूछे हैं, दो पॉलिटिकल एंड्स पूछे हैं, तो इसमें क्या होगा सही आंसर? ऑब्वियसली दो पूछे हैं तो पहले तो आंसर ये समझ में आ रहा है तुम्हें 1 और 2, दो तो ये हो गए। तो वैसे तो आंसर इसका डायरेक्टली हमें पता चल रहा है, दो पूछे हैं तो सी होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज इसमें डी आंसर भी है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, लेकिन बात मान के चलें आप, इसके अंदर राइट आंसर, क्योंकि हमें केवल इतना ही बताना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है, तो यू विल गो विथ सी। ओके, क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ न्यू स्पिरिट गाइडेड यूरोपियन नेशंस आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। जब यहां समझें कि जब नेपोलियन को डिफीट किया गया तो उसके बाद में यूरोपियन नेशंस को किसने कंट्रोल किया, किसने गाइड किया या किसने गार्ड किया एक तरीके से। मतलब ये मान के चलें, इतना सा पूछना चाह रहा है कि नेपोलियन के बाद में क्या हुआ, क्या वहां पे फैसिज्म आया, कंजर्वेटिज्म आया, नाजिज्म आया, कम्युनिज्म आया? कंजर्वेटिज्म आया ना भाई, कंजर्वेटिज्म हमने पढ़ा था ना 1850 वाला टॉपिक, कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। नेपोलियन वाटरलू में हार गया बपरा से, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, इनसे जब हारा तो उसके बाद में पुरानी सोच वाले लोगों का एक तरीके से बोलबाला वापस आ गया और कंजर्वेटिज्म अडॉप्ट कर लिया गया। तो 12th का सही आंसर क्या होगा बेटा? 12th का सही आंसर होगा बी। राइट आंसर वुड बी बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट हमें इस चीज को करना पड़ेगा। चलिए भैया देखिए क्वेश्चन नंबर 13। जो 1815 के अंदर नए रिजिम सेटअप किए गए थे वो ऑटोक्रेटिक, वो ऑटोक्रेटिक थे। क्यों थे? पहली चीज कि कोई भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि और वो टॉलरेट भी नहीं करते थे किसी को भी क्रिटिसिज्म कोई करते हुए। सेंसरशिप उन्होंने लगा दी थी, बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ कोई भी अगर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क करता था, उनके लॉज के ऊपर क्वेश्चन मार्क करता था, पहली चीज तो ये अलाउ नहीं था, और अगर करता था तो मतलब उनको जेल में डाल देते थे। कोई पूछ नहीं सकता था उनसे क्वेश्चन किसी भी तरीके का। सो ये जो ऑटोक्रेटिक थे, निरंकुश थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब निरंकुश। तो कैसे बोल सकते हैं इसको, किन कारणों से? तो ऑल ऑफ द अबाव, इन सारे कारणों से, कि कोई भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, और कोई भी कुछ भी चीज प्रिंट नहीं कर सकता था उनके अगेंस्ट में। आगे देखिए, रिप्रेशन ऑफ लिबरल रेवोल्यूशनरीज आफ्टर 1815 इन यूरोप लेड टू। 1815 के बाद में जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उनका रिप्रेशन कैसे हुआ?
आर्मी बिंग ट्रेन्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज, क्या ऐसा हुआ कि आर्मी को ट्रेन किया जाने लगा इन रेवोल्यूशनरीज के थ्रू? जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे वो ट्रेन किए गए और वो चाह रहे थे कि मोनार्की को वो उठा करके पटक दें, या सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई थी? ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1815 के बाद में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, चाहे वो आप ये कह सकते हो यंग यूरोप और यंग इटली, ये सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी, या ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है भैया? ओवरथ्रो मोनार्की को तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं था। दूसरा, आर्मीज को भी आपने ट्रेन नहीं किया, लेकिन हाँ सीक्रेट सोसाइटी बनाई आपने, तो सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी, तो राइट आंसर होगा बेटा हमारा सी। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में होता है जहां ऑल ऑफ द अबाउ होगा ना तो वही होगा सही आंसर, तो ऐसा नहीं होता हर बार, तो यहां पर सीक्रेट सोसाइटीज का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 3 वो लीडर बताओ जिसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो। तो इटली से रिलेटेड कौन कौन है? देखो भैया, 2 तो गिसिपीज हैं, तो गिसिपी मजीनी जहां आ रहा है और गिसिपी गैरिबाल्डी जहां आ रहा है, तो वो तो मान लेना राइट आंसर होगा। और ऑब्वियसली जो चीफ मिनिस्टर था कैवोर था, काउंट द कैमेलियो कैवोर, तो ये जो व्यक्ति हैं किस जगह मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर, थोड़ा रैपिडली चल रहे हैं इसको अपन देखते हुए। यहां पर क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसको थोड़ा आप इग्नोर करें। यहां देखिए लिखा हुआ है, इन द 19th सेंचुरी द फ्रेंच आर्टिस्ट सिंबलाइज द फ्रेंच नेशन। उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो जब फ्रेंच आर्टिस्ट ने ये चीज समझ में आया, ये चीज लोगों को विजुअलाइज कराना चाहा थ्रू द सिंबल्स, थ्रू द पोर्ट्रेट्स, या एल्गरी भी हम कह सकते हैं, तो एल्गरी के थ्रू जब लोगों को समझाना चाहा फ्रेंच नेशन के बारे में, तो इसने पूछा है कि कौन सा वो सिंबल था, कौन सा वो पॉपुलर कैरेक्टर था। तो इसमें से देखते हैं, तो अगर इसको आप बहुत गौर से देखेंगे ना, तो मैरियन तो दिख रहा है आपको, और यही आंसर तो सही है, तीनों में कॉमन है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं। ये एक फेमस क्रिश्चियन विमेन का नाम है, वहां पर फ्रांस में बहुत ही कॉमन नेम था। तो इसके अलावा फीमेल फिगर है, ये भी हमें पता है, ये भी सही आंसर। इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को डाला गया है, लिबर्टी के लिए, रिपब्लिक के लिए और दूसरी चीज, तो इसमें तो सारे आंसर सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। कॉमन कैरेक्टर तो एक ही है, बट उसके साथ में कई सारी चीजें और इसने जोड़ रखी है, तो राइट आंसर भैया फ्रांस के अंदर यही, और जर्मनी में जर्मेनिया था। ठीक है, आ जाइए 17th क्वेश्चन पे, कि रेवोल्यूशन 1830 से 48 के बीच में जो हुई वो किस किस के लिए थी? लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंग टू द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, दूसरा है द पीजेंट्स, द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट्स, और कंसिस्टिंग द प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लब मेंबर्स एंड ऑल कॉमर्शियल क्लासेस के मेंबर्स। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं 30 से लेकर 48 के बीच में, तो मिडिल क्लास ने यहां पर रिवॉल्ट किया था, तो इसमें मिडिल क्लास वालों में यही ऐड होगा। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, आंसर सी सबसे सही आंसर है। देखते हैं भैया 18th क्या है, द नेशनलिस्ट ग्रीक्स गॉट द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन नेशंस। ग्रीक्स नेशंस को, ग्रीस में जो रिवॉल्ट चल रहा था उसके अंदर यूरोपियन नेशंस ने सपोर्ट किया था। तो क्यों किया था सपोर्ट, ये है इसका क्वेश्चन। तो सपोर्ट करने का जो लॉजिक था वो ये था, तुम जानते हो, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, चलो यहां से देख लेते हैं, कि वो भी मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में लड़ना चाह रहे थे, कि उनकी सिंपैथी थी एंशंट ग्रीक कल्चर के साथ में, या फिर वो ग्रीस को कंसिडर करते थे क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, या ऑल ऑफ द अबव। वैसे तो राइट आंसर क्या होगा, इसका सी होना चाहिए, क्योंकि इसने केवल ये पूछा है कि उन्होंने क्यों सपोर्ट किया। तो सपोर्ट करने के पीछे तो, सॉरी, राइट आंसर बी होना चाहिए, सपोर्ट करने के पीछे तो एंशंट कल्चर के लिए उनकी सिंपैथी थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या करेंगे हम? राइट आंसर करेंगे बेटा जी बी, बी वुड बी राइट आंसर। और ये याद रखें, अगर मैं ग्रीस रेवोल्यूशन की बात करूं, ग्रीक रेवोल्यूशन की बात करूं, तो वैसे ये सारे रीजंस हैं लड़ाई के, लेकिन उसने लड़ाई का नहीं पूछा, उसने बोला सपोर्ट क्यों मिला, तो सपोर्ट मिला सिंपैथी के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी। आ जाइए 19th पे, इसने पूछा है कैवोर के बारे में, काउंट कैमेलियो द कैवोर के बारे में। क्या बोला है देखिए, कैवोर का कंट्रीब्यूशन क्या है इटली यूनिफिकेशन में? डिप्लोमेटिक अलायंस विद द एनिमीज ऑफ ऑस्ट्रिया, या वॉर किया उसने बॉर्बॉन्स के अगेंस्ट में, ऑस्ट्रियंस के अगेंस्ट में, कि वो डिप्लोमेटिक अलायंस उसने किए फ्रांस के साथ में सर्डेनिया एंड पिडमोंट को ताकतवर बनाने के लिए, तो बिल्कुल यही किया था उसने। काउंट द कैमेलियो कैवोर ने क्या किया, उसने पावर लिया, मतलब डिप्लोमेटिक अलायंस किया, डिप्लोमेटिक पर्सन था ना वो, सो राइट आंसर होगा सी, उसने डिप्लोमेटिक अलायंस किया था फ्रांस के साथ,
और फिर उसके बाद में जाकर के उसने ऑस्ट्रिया से लड़ाई करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे इटली को यूनिफाइड करा लिया। अब पूछते हैं गिसिपी मजीनी कौन है? व्हेन एंड वेयर ही वॉज बॉर्न, कब उसका बर्थ हुआ और क्या उसने, कहां पर उसने बर्थ लिया और कब लिया, डेट पूछ रहा है भैया। तो इसमें आपको बताना है कि कब उसका बर्थ हुआ था। तो जिनोवा में हुआ था, आपको पता है जिनोवा में हुआ था 1807 में। तो राइट आंसर क्या होगा? जिनोवा। ठीक है, तुरंत याद जाना चाहिए। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो सामने कुछ वर्ड्स आपको डायरेक्टली हिंट दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिंट बना था जिसका नाम था द मैस्कर एट द चियोज, जिसको बनाने वाले थे यूजीन डेलरॉक्स, जो कि 1824 में बनाया गया। उसके पीछे का पर्पस क्या है? ओके, सो यहां है टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स एंड क्रिएट द सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स, या यहां पे ड्रामेस्टिक इंसिडेंट्स को दे वांटेड टू शो कि यहां पर लगभग 20,000 लोग मारे गए, या फिर ये एक फेमस सफरिंग्स दिखाना चाह रहे थे विमेन एंड चिल्ड्रन की, या ये सारे ऑप्शंस थे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स ये जो प्रिंट था इसके अंदर राइट आंसर होगा बेटा जी डी। ठीक है, इसमें इन्होंने इन सारी चीजों को यहां पर दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की थी कि वहां ग्रीस में क्या एक्चुअली चल रहा था। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा इसका? डी। चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देख लेते हैं 5 मिनट में। फटाफट से देखिए, द एम ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन और रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट, इसका क्या सेंस था? वो क्या चाह रहे थे रोमांटिक इमेजिनेशन से या रोमांटिसिज्म से? दे वांटेड टू क्रिएट सम सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव आइडेंटिटीज, या ग्लोरीफाई करना चाह रहे थे साइंस एंड रीजंस को? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे वो। और या फिर वो फोकस कर रहे थे इमोशंस का, इंस्टीट्यूशंस का और मेजेस्टिकल फीलिंग्स का? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ए एंड सी, क्योंकि दोनों चीजें थी। वो साइंस एंड रीजंस में तो बिलीव ही नहीं करते थे, वो बोलते थे भैया साइंस कुछ नहीं होता, रीजंस कुछ नहीं होते, कुछ चीजें इमोशंस भी होती है। तो राइट आंसर हमारे सामने होगा डी। चलिए भैया 23 क्वेश्चंस पे आ जाइए जल्दी से। 23 क्वेश्चन कहता है कि जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर ये क्लेम करते हैं कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो डिस्कवर किया जा सकता है किसमें? तो तुरंत आंसर आना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कॉमन पीपल में आपको जर्मन कल्चर दिखेगा। जो कॉमन पीपल हैं वी कैन एक्चुअली फाइंड द एक्चुअल जर्मन कल्चर इन दास वोक्स। दास वोक्स क्या होता है? दास वोक्स होता है कॉमन पीपल। जर्मन लैंग्वेज में कॉमन पीपल को दास वोक्स कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि दास वोक्स में आपको मिल सकता है देखने को, अगर देखना चाहें तो आप। ठीक है, 24th क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में 1848 के अंदर ये वो टाइम था जब क्या हुआ था? 1848 में क्या हुआ था? तो लुई फिलिप हटे थे वहां से, ये तुम्हें पता हो जाना चाहिए। तो भैया लुई फिलिप हटे थे क्या? बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, सारे लोगों को सैफरेज मिल गया था 21 ईयर से ज्यादा वालों को। फूड शॉर्टेज, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, पेरिस में रिवॉल्ट, ये भी हुआ था। तो राइट आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, तो लुई फिलिप हट गया, इसी कारण से तो हटा था वो कि इतनी सारी चीजें हुई थी। द वीवर्स ऑफ सिलेसिया रिवॉल्टेड इन 1848, किसके अगेंस्ट में किया था? कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में किया था। क्यों किया था? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ऐसे याद रहना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में इसलिए रिवॉल्ट हुआ क्योंकि उनको वो पेमेंट नहीं कर रहे थे, काम ज्यादा, रिड्यूस्ड पेमेंट। तो पहला आंसर क्या है देखिए, रिड्यूस्ड पेमेंट, एंड वहां पे लगातार जो ऑर्डर थे उनके कम कर दिए जा रहे थे, पेमेंट्स भी रोक दिए जा रहे थे, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो एडवांटेजेस ले रहे थे इनकी प्रॉब्लम्स का। हर तरफ जॉब है नहीं, हर तरफ हर लोग खोज रहे हैं कि किसी भी तरीके से जॉब मिल जाए, तो इन सब का फायदा उठा रहे। तो राइट आंसर होगा बेटा जी ए एंड बी। अब इसने रीजन थोड़ी पूछा है, कॉन्ट्रैक्टर ने कितने लोगों को मारा? 11 लोगों को मारा, ये तो तुम्हें पता है, लेकिन रीजन क्या थे? तो रीजन तो होगा सी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 26, 30 क्वेश्चन है, 26 देख रहे हैं। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट क्या होता है, ये चीज तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये आजकल बहुत ही हॉट केक है। हॉट केक का मतलब रीसेंट मुद्दा है। तो फेमिनिस्ट क्या है? एक बार ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। अ पर्सन अवेयर ऑफ विमेन्स राइट एंड बिलीव्स इन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इक्वालिटी ऑफ द विमेन। पहली डेफिनेशन पढ़ते ही हमें पता चल गया कि राइट आंसर तो भैया यही होगा। ठीक है, कि जो फेमिनिस्ट हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो विमेन को इक्वल राइट के लिए, साथ ही साथ उनकी चाहे पॉलिटिकल या सोशल ऑर्डर की बात करो, इकोनॉमिकल ऑर्डर की बात करो, उसमें भी इक्वालिटी की बात करते हैं। दे आर अवेयर्ड, ये अवेयर है। ठीक है, सो ये होगा। दूसरे वाला पॉइंट पढ़ करके टाइम खराब मैं तो नहीं करने वाला, आपको एक बार पढ़ना चाहिए। वैसे आ जाइए 27 पे। 27 कहता है हाउ वॉज द प्रोसेस ऑफ
जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीटेड एंड हु वाज द प्रोक्लेम्ड एज द रूलर, कि जर्मन यूनिफिकेशन को प्रोसेस जो हुआ था वो कब कैसे हुआ और कौन सा रूलर था जिसने अपने आप को प्रोक्लेम किया एज अ रूलर ऑफ यूनिफाइड जर्मन टेरिटरी। आफ्टर मैनी ईयर केजर विलियम बिकेम द रूलर, क्या ये बात सही थी? बिल्कुल, केजर विलियम रूलर बना था, ये सही है, और बहुत लंबा टाइम लगा था, ये भी बात सही है। क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है ना वो ये कहता है कि भैया 3 वॉर्स हुई 7 सालों के दौरान, ये भी बात सही है। फिर इसने कहा कि जर्मन्स ने डिफीट किया था हैब्सबर्ग एम्पायर को एंड केजर विलियम वन जो रूलर बना उसका, ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी यहाँ पे। ऑटो वन बिस्मार्क बिकेम द रूलर, ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ये सही है कि 3 लड़ाइयां लड़ी 7 साल में और केजर विलियम वन राजा बन गए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, गैरीबाल्डी का कंट्रीब्यूशन क्या है इटली यूनिफिकेशन में? गैरीबाल्डी ने क्या किया था? गैरीबाल्डी ने पैपल स्टेट को मिलाया था और 2 सिसिलीज को मिलाया था, है ना? तो ये दोनों सही होंगे, इसका मतलब ये हमें काम। अच्छा, और क्या हुआ था? विक्टर इमैनुअल डिक्लेयरिंग द विक्टर इमैनुअल सेकंड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, क्या ये चीज सही थी? और कॉन्करिंग द 2 सिसिलीज एंड साउथ इटली 1816 पैपल स्टेट। अच्छा भाई, यहां देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। पैपल स्टेट 1860 के अंदर नहीं हुआ था, पैपल स्टेट 1860 में नहीं है, 2 सिसिलीज जरूर उसने कॉन्कर की है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो उसने 2 सिसिलीज को कॉन्कर किया है और स्पेन की जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको हटाया था, तो राइट आंसर होगा बेटा जी यहां पर सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन है एज द मॉडल ऑफ नेशन स्टेट बिकॉज, हिस्टोरियंस कंसिडर ग्रेट ब्रिटेन एज अ मॉडल ऑफ नेशन स्टेट बिकॉज, ब्रिटेन को नेशन स्टेट क्यों माना जाता है, क्या कारण है? इट क्रिएटेड आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर, ना बिल्कुल नहीं। इट बिकेम द नेशन स्टेट आफ्टर फोर्सिंग स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड टू सबमिट इट, नो। इट वॉज नॉट एज द रिजल्ट, इट वॉज नॉट रिजल्ट ऑफ द सडन अप, ये बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था कि अचानक से नहीं हुआ, एक लंबा एक दिमागदार एक प्रोसेस थी, उसके बिहाफ पे नेशन स्टेट बना है ब्रिटेन, तो राइट आंसर होगा बेटा जी सी। और लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस डे इज, अंडर द ब्रिटिश डोमिनेशन स्कॉटलैंड ने किन चीजों को लेकर सफर किया? तो बहुत चीजों को लेकर के सफर किया था भैया उन्होंने। पहले ही अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे, इनको हमेशा सप्रेस किया गया, इनकी इंडिपेंडेंस छीन ली गई, इनके कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी छीन लिया गया, तो राइट आंसर होगा बेटा जी ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चंस देखे, होपफुली आपके 30 क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही होंगे। सो फाइनली इसके बाद में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, होपफुली आप लोगों को ये सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा नया चैप्टर पढ़ना है, हम उसी को स्टार्ट कर लेंगे। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए, अच्छे से रहिए, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।